नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं हादसा। सियासत की गर्मी खून के रिश्तों को भी जलाकर राख कर सकती है। इस बात का सबूत चाहिए तो हमारी इस खबर पर जरा गौर फरमाइएगा। अपने सगे भाई को चुनावी दौड़ में जीत दिलाने के लिए वो दिन रात एक किए हुए था। न खाने की सुध थी, न सोने की चाह, बस एक तमन्ना, भैया चुनाव जीत जाए। वहीं दूसरी ओर भैया अपने उसी छोटे भाई को मौत की नींद सुलाने के लिए सुपारी दे चुके थे। चाहत यह कि भाई की हत्या के बदले जनता से हमदर्दी का वोट मिल जाए और विधायकी हाथ लग जाए। सियासत की जंग में फीका हुआ लहू का रंग, हमदर्दी की डोर पकड़कर चुनाव जीतने की साजिश, सगे भाई का कराया कत्ल। पंडित जी, मेरा भैया का पंडित जी। बुलंदशहर में खुर्जा के पास इस सुनसान बाग में दर्द का सैलाब उमड़ा है। यहां मौजूद हर आंख नम है। होश सभी के फाख्ता है, लेकिन इलाके से राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार मनोज गौतम की हालत कुछ ज्यादा ही खराब है, क्योंकि चुनाव के मौसम में छोटे भाई की लाश नजरों के सामने है। लेकिन जो कुछ दिख रहा है वो पूरा सच नहीं है, और जो सच है उसे सुनने के लिए हिम्मत चाहिए। मंगलवार की सुबह यहाँ पर कुछ लोगों ने, जो इलाके के लोग हैं, अगवाल गांव का ये बगीचा है, बताया जाता है कि लंबरदार का यहाँ पर बगीचा कहा जाता है ये आम का, और यहाँ पर अचानक यहाँ के चश्मदीद जो स्थानीय लोग हैं, इन लोगों ने यहाँ पर एक लाश देखी और ये लाश यहाँ पर थी, और उस जो लाश यहाँ पर थी वो यहाँ पर बताया जा रहा है कि विनोद गौतम की लाश थी। ये यहाँ पर खून आप देख सकते हैं, ये खून यहाँ पर गवाही दे रहे हैं, और ये मनोज गौतम जो आरएलडी के प्रत्याशी हैं उनका भाई था। खुर्जा का यह पूरा इलाका दहशत की जद में था और लोगों के चेहरे पर हवाइयां थी जब यह खुलासा हुआ कि भाई की लाश पर फूट फूट कर रोने वाले भाई के आंसू असली नहीं है, क्योंकि भाई ही कातिलों की जमात में शामिल है। और यह खुलासा सुनते ही सभी का मुंह खुला का खुला रह गया। अगर भाई भाई को मरवाएगा सर तो बताओ और क्या होएगा, फिर कहाँ रह जाएगा? कुछ है बताओ? भाई के भाई तो ऊपर बचाने के लिए तो लोग जान देते देखें, लेकिन मारते हुए ही सुना कि जी भाई ने भाई को मरवा दिया। सवाल उठता है कि ये सब आखिर क्यों और कैसे हुआ? आखिर जो हाथ जनता से मिलकर उनका मुहाफिज बनना चाहता था वो अपने भाई के खून से कैसे सन गया? खुर्जा विधानसभा सीट से राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार मनोज गौतम की साजिश का खुलासा कैसे हुआ? दरअसल मनोज के छोटे भाई विनोद गौतम और उसके दोस्त सचिन का 6 फरवरी की शाम उस वक्त अपहरण हो गया जब वो चुनाव के सिलसिले में किसी को विदा करने गए थे। उन दोनों को अगवा करके पास के जंगल में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। इस कत्ल का किस्सा सामने आते ही मनोज ने दांव चला और भाई की हत्या को चुनावी रंजिश करार दे दिया और सीधी उंगली उठा दी अपने विरोधी और बसपा उम्मीदवार अर्जुन सिंह की तरफ। मामला संगीन था तो पुलिस ने गहराई से छानबीन की। इसी सिलसिले में उसे मनोज गौतम की कॉल डिटेल हाथ लग गई, जिसे देखते ही उसके होश फाख्ता हो गए, क्योंकि उस कॉल डिटेल में कत्ल का राज कैद था। हेलो हेलो, हाँ फिरोज, हाँ सिम लिखा दे अभी लिखा दी तो ना, चारों लिखा दें। हाँ बस उन्हें बंद कर दो, बिल्कुल स्विच ऑफ कर। कोई दिक्कत तो नहीं हो जाना ना, वो कोई दिक्कत ना भाई, मैं साले पिछा सब लाके धर दी, टेंशन मत लो, ठीक है ना। मनोज और उसके साथियों के बीच की बातचीत ने पुलिस का काम आसान कर दिया। सवाल यह भी उठता है कि आखिर क्यों भाई की हत्या? दरअसल इसके पीछे मनोज की महत्वाकांक्षा थी। वो किसी भी हालत में विधायक बनना चाहता था। चुनावी जोड़ घटाना में उसे लगा कि भाई की मौत के बाद जनता की हमदर्दी उसकी जीत पक्की कर सकती है, लेकिन चुनाव हो पाता उससे पहले ही मनोज की साजिश का खुलासा हो गया। ये जो मनोज गौतम जी हैं, इनके परिचित हैं परविंदर, जो पिछले 6 माह से इनके साथ थे, इनके घर पे रहते थे और इनके यहाँ कोई गाड़ियों में तेल भरने का कार्य कर रहे थे। इन दोनों के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से इस घटना को कारित कराया गया। अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, सबूत जरूर छोड़ता है।
लाशों की बरामदगी के वक्त मनोज गौतम का यूं दहाड़ मार मार कर रोना और बेहोश होना पुलिस की आंखों में खटक गया। और जब पुलिस ने वारदात की कड़ियां जोड़ी तो इस खूनी भाई का कातिल चेहरा दुनिया के सामने आ गया। चुनाव जीतने के लिए अपने ही सगे भाई को मोहरा बना दिया और उसकी सुपारी दे डाली और उसकी हत्या करवा दी, ये आरोप लगे थे और पुलिस इसी पर जांच चल रही थी पुलिस की। और पुलिस ने आखिरकार भंडाफोड़ कर ही दिया और मनोज गौतम और उसके साथ 2 और लोगों को गिरफ्तार कर दिया, क्योंकि इन तीनों ने कॉन्स्पिरेसी रची थी। वो 9 लोग थे जिन्होंने उस अकेली लड़की के साथ रेप किया, कुछ ने तो 3-3 बार। उस लड़की के दर्द से किसी को कोई वास्ता नहीं था, बस वो उसे इस्तेमाल करते और चले जाते। ऐसा उसके साथ इतनी बार हुआ कि उसे जिंदगी नर्क लगने लगी। वो खुद को खत्म करने जा रही थी, लेकिन उससे पहले उसकी कहानी ने अपनी जुबान खोल दी। ये कहानी है उस लड़की के बेपनाह दर्द की, जिसने गुजरात का सीना चीरकर खुद के इंसाफ के लिए गुहार लगाई है। ये वो चेहरे हैं जिन पर अपने रसूख का इस्तेमाल कर एक महिला की जिंदगी को जहन्नुम बना देने का आरोप है। पीड़ित के मुताबिक उसे ब्लैकमेल कर महीनों तक उसका गैंगरेप किया गया। डर की वजह से पीड़ित ने ये बात अपने पति तक से छिपाई, लेकिन जब राज खुला तो दरिंदगी और वहशीपन की एक ऐसी कहानी सामने आई जिसने पूरे गुजरात को हिलाकर रख दिया। बलात्कार की यह वारदात 2015 की है, लेकिन पीड़ित ने अब अपने पति के साथ कच्छ के नलिया पुलिस स्टेशन में जाकर 9 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। हस्बैंड से बात की थी और जब हम दोनों ने एक दूसरे के साथ बैठ कर डिसाइड किया कि इस मामले में हमें कंप्लेंट करनी चाहिए, तो हम आपके सामने आए हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ 9 वहशी दरिंदों की नहीं है। पीड़ित के मुताबिक इस पूरे खेल में 60 से ज्यादा लोग शामिल हैं। उनका बाकायदा रैकेट चलता है और उसमें फंसकर न जाने कितनी मासूम लड़कियां नर्क जैसी जिंदगी जीने को मजबूर हैं। न्यूज़ 18 इंडिया ने जब इस पीड़ित महिला से संपर्क किया तो उसने सिलसिलेवार तरीके से पूरी वारदात का ब्यौरा दिया। मैं मेरी मम्मी के पास गई थी 6 महीने के रहने के लिए मेरे ससुराल से। मतलब अभी वहाँ पे मैं यहाँ मुंबई में थी, तभी जॉब कर रही थी। तो अभी गांव में घर पे बैठने का अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मम्मी को मैंने बोला कि कहीं नौकरी हो तो देख लो। हेलो। तो उसमें से मम्मी के पहचान वाले थे, विनोद ठक्कर करके नलिया में, उससे पहचान करवाई। तो उन्होंने शांति सोलंकी न्यूज एजेंसी वाले, तो उन्होंने वहाँ पे नौकरी पे लगवाया। मतलब हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, तो उन्होंने शांति सोलंकी ने मुझे बोला कि हफ्ते में 1 ही बार आना है, 2 से 3:30 बजे के बीच में मैं तुझे फोन करूँगा तभी आना। और मतलब दो दुकान है उनकी, बाजू बाजू में ही है। अब तक की बातचीत में आपने 2 आरोपियों के नाम सुने, विनोद ठक्कर और शांतिलाल। मुख्य आरोपी शांतिलाल भी पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। आरोपों के मुताबिक शांतिलाल ही वो शख्स है जिसने पीड़ित को अपने जाल में फंसाया। 2-3 मतलब 2 बार मैं गई थी, कभी किसी से पैसा नहीं करवाई, शॉप पे कोई था नहीं तभी मुझे बुलाते थे। फिर मैंने जो मुझे आधा पैसा चाहिए था, जो सैलरी थी उसमें से आधी सैलरी मुझे चाहिए थी, थोड़ा काम था इसके लिए। तो उन्होंने मुझे घर पे बुलाया। मैंने बोला ठीक है चलो पहचान वाले हैं तो घर पे मिले थे। दोपहर को 3:30 बजे मुझे बुलाया घर पे। फिर मैंने पूछा भी घर पे कोई है कि नहीं है, तो बोले तेरे भाभी तो गई है मुंबई, मांडवी गई है, मांडवी। फिर मैंने बोला ठीक है मैं बाद में आती हूँ। हेलो। हाँ, तो उन्होंने बोला मैं बाद में आती हूँ। मैंने बोला तो नहीं अभी आई है तो तुम लेके जा पैसा। तो मैंने बोला ठीक है, मैं बाहर ही खड़ी रही। फिर उन्होंने मुझे बताया कि चाय पानी तो हो नहीं सकता है, तो ठंडा कुछ पीछेगा। तो मैंने उनसे भरोसा किया। पीड़ित के इसी भरोसे का दरिंदों ने फायदा उठाया। आरोप है कि शांतिलाल ने पीड़ित को जूस में बेहोशी की दवा मिलाकर पीने को दी। ऑरेंज जूस वगैरह था, वो आधा गिलास पिया, तब मतलब चक्कर वगैरह आने लगा मुझे। फिर उनके बेडरूम में से 2 जन निकले, चेतन ठक्कर और भरत दर्जी करके। तो फिर सब हुआ और उन्होंने, मैं तो तब बेहोश हो गई थी। जब
होश में कभी उन्होंने मेरा वीडियो क्लिप मुझे दिखाया और मुझे बोला कि तेरा 10 साल का भाई उसको मार देगा, तेरा पति का नंबर है, उसको वीडियो क्लिप भेज दूंगा। यहाँ से पीड़ित को ब्लैकमेल करने का एक ऐसा दौर शुरू हुआ जिससे तंग आकर उसने 3 बार खुदकुशी की कोशिश की। उसने ये राज अपने सीने में ही दबाए रखा था। वो घुट घुट कर जीती रही और वहशी दरिंदों के जुल्म सहती रही। इस लड़की की कहानी न सिर्फ झकझोरती है बल्कि दहशत भी पैदा करती है। इस मासूम की जुबान क्या खुली, न जाने कितने सफेद पोशों की पोल खुल गई। पूरे 65 लोगों के नाम सामने आए हैं जिन्होंने इसका रेप किया। गुजरात के नालिया की रहने वाली इस लड़की की जिंदगी जीने की छोटी छोटी जरूरतों और अपनों पर भरोसा करने की अच्छी आदत ने इसे जीते जी नर्क दिखा दिया। एक ऐसा नर्क जो यमराज के नर्क से भी गंदा और घिनौना है, क्योंकि यहां आप मरने के बाद नहीं पहुंचते, बल्कि यहां पहुंचकर आप तिल तिल करके मरते रहते हैं, मरते रहते हैं। मैं रौंदी गई, बार बार रौंदी गई। जिसने चाहा, जब चाहा, जहां चाहा मुझे बुलाया और फिर करती भी तो क्या, मजबूर थी, बेबस थी। लेकिन वो दरिंदे मुझे बांटते गए, मेरे जिस्म के साथ मेरी रूह भी लूटते गए। उन बदलते चेहरों की एक सी फितरत थी। मेरी राख सी जिंदगी पर चलते उन कदमों की छाप आज भी पूरे बदन पर बिखरी है। खुद से घिन आती है मुझे, कौड़ियों से मेरी जिंदगी को हाथों में खेलते रहे वो। अब तन्हाइयों में सिसकती हूँ, तड़पती हूँ, इसके सिवा बचा ही क्या है मेरे पास। उस सेक्स रैकेट ने मुझे बर्बाद कर दिया है। जानती हूँ कि अब जिस्म के साथ ही ये दर्द फना होगा। क्या करूँ, मैं जिंदा हूँ और रूह मर चुकी है। मैं हूँ बेबस बांदी। धोखे का नकाब ओढ़कर पहले आई थी मदद, फिर चंद घंटों के रिश्ते में वो जबरन दुल्हन बनाई जाती रही। 1-2 नहीं, 10-12 नहीं, पूरे 65 लोगों ने उसे नोचा। धमकी ने उसे बाजारू बना दिया था। गुजरात के नालिया की रहने वाली एक मासूम की जरूरत और भरोसे ने उसे जीते जी मार डाला है। हम उस दर्द की तासीर को एक नाम देते हैं। नाम है बिंदिया, जो हर रोज उसकी जिंदगी की तरह फैल जाती थी। मुंबई में शादी के बाद गई बिंदिया की पति से खटपट हुई तो वो अपने मायके लौट आई। वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, लिहाजा एक परिचित विनोद ठक्कर से बात की। विनोद ने नलिया में गैस एजेंसी चलाने वाले और इलाके के रसूखदार शख्स शांतिलाल से मिलवाया। शांतिलाल ने अपने यहाँ उसे काम दे दिया। दिवाली से पहले उसने शांतिलाल से एडवांस मांगा। बिंदिया का आरोप है कि होश में आने के बाद शांतिलाल ने उसके भाई को जान से मारने की धमकी दी और रेप के दौरान बनाया गया उसका वीडियो दिखाया और कहा कि मुंह खोलना मुनासिब न होगा। दर्द और जिल्लत पर रुसवाई का खौफ हावी हो गया। वो चुप रही। ये उसकी दूसरी गलती थी। उसे पता भी नहीं चला कि वो एक बहुत बड़े सेक्स रैकेट के दलदल में धंस चुकी है। इसके बाद तो वीडियो के दम पर उसे बुलाने का सिलसिला शुरू हो गया। उसने कोशिश की, लेकिन ताश के उस खेल में इस रानी पर तो राजा से लेकर जोकर तक सबकी नजर थी। विनोद ने मदद की जगह उसे उसका ही वीडियो दिखाकर अपना दांव मजबूत कर लिया। इसके बाद तो जैसे बंद कमरों में उसका वजूद ही गुम होने लगा। शांतिलाल ने इलाके में रसूख बढ़ाने और राजनीतिक पायदान चढ़ने के लिए उसे चंद नेताओं के पास भी भेजना शुरू कर दिया। 6 महीने तक उसे करीब 65 लोगों ने अपनी हवस का शिकार बनाया। कठपुतली सी वो खौफ के धागों पर नाचती रही। रुसवाई बचाने के लिए रोज रुसवा होती रही। बेनाम ख्वाहिशों के वो बादशाह बंद कमरों में उसकी इज्जत तार तार करते रहे। इन सब से बचने के लिए वो मुंबई अपने पति के पास चली गई, लेकिन जख्म तो रूह पर थे, कैसे जाते। लिहाजा उसने एक कड़ा फैसला कर डाला। लेकिन उस फैसले तक पहुंचने से पहले उसने खत लिखा। किस्मत से वो खत खुदकुशी करने से पहले उसके पति के हाथ लग गया और उसने मामला पूछा। पति समझदार था। उसने भड़कने के बजाय उसका हौसला बढ़ाया और उसे रिपोर्ट दर्ज कराने की सलाह दी। तो मेन जो शांतिलाल है एक्यूज,
उसने इसको नौकरी के बहाने पैसे देने के लिए घर पे बुलाया, उसके साथ दुष्कर्म किया और बाद में उनको क्लिप बनाया और क्लिप बना के उनको धमका के कि भी मैं क्लिप तुम्हारी सबको दे दूंगा, उस हिसाब से उसको डरा धमका के उसके साथ और लोग जो 9 एक्यूज हैं टोटल, उनके खिलाफ नाम की एफआईआर दी और उसका 164 वो भी हो गया है कोर्ट में। और बाद में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और इन्वेस्टिगेशन में हम सब एविडेंस कलेक्ट। पति के साथ उसने उन तमाम लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई जिन लोगों ने उसे बंद कमरे में लूटा, लेकिन पुलिस के पास 9 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने लायक सुराग और सबूत मिले और जिनके खिलाफ रिपोर्ट लिखी गई उनमें 4 तो सूबे की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी से जुड़े लोग थे। लिहाजा मामला हाई प्रोफाइल बन गया और संगीन तो था ही। तब शुरू हुआ धरपकड़ का सिलसिला। अब तक पुलिस इस पूरे चक्रम के सरगना शांतिलाल समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और बाकी तलाशे जा रहे हैं। लेकिन ये बात बस यही नहीं रुकी है, क्योंकि इस दलदल में कई और लड़कियां धंसी हुई हैं। पीड़िता के बयान को पुलिस बेहद गंभीरता से ले रही है। पुलिस को अब ये भी जांच करना है कि ऐसी और भी लड़कियां तो नहीं जो ऐसे रैकेट का शिकार बनी हो। अगर जांच में ऐसा पाया जाता है तो निश्चित तौर पर ये मामला बेहद गंभीर मोड़ ले लेगा। तो आज हादसा में बस इतना ही। जहां भी रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए।